नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं? आज हम अपने इस वीडियो में सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज जो होती क्या होती है, ये सक्रियता श्रेणी क्या है, इसे कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ परिभाषा इसके लिखी कि धातुओं को सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया। धातुओं को सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिसे ही धातुओं की क्या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब इसका हुआ कि इस श्रेणी को बनाने में क्या है कि जो धातु थे उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अलग किया गया, एक श्रेणी व्यवस्थित की गई, श्रेणी का निर्माण किया गया, जिसमें क्या था कि अधिक क्रियाशील जो धातु थी उनको सबसे ऊपर, फिर उनसे कम क्रियाशील, फिर कम क्रियाशील, इस रूप में व्यवस्थित किया गया। इनमें क्या है कि जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या जिंक है, या फेरस है, लेड है, ये H यानी हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, Cu यानी कॉपर है, Hg यानी मरकरी है, Au यहाँ पर AHG मरकरी, Ag लिखा है ना सिल्वर है, Au गोल्ड है, Pt क्या है, प्लेटिनम है, H मतलब इसको H2 यानी हाइड्रोजन रूप कहा जाता है, लिखेंगे H यहाँ पर हम, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप इसका लिखा गया है ना। Zn है, जिंक है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर इसमें से बाहर निकल, यानी यहाँ पर जो जिंक है ये Zn है, ये Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। जबकि इसके साथ में जो कॉपर दिया गया है ना, ये कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। यानी जिंक के अंदर क्या है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है, और जबकि कॉपर के अंदर क्या है, कम क्रियाशीलता है। तो ये जिंक क्या करता है, कम क्रियाशील वाले कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जब इसको विस्थापित करेगा तो यहाँ पर बनता है क्या, जिंक सल्फेट बनता है, उसमें से कॉपर क्या है, बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सक्रियता श्रेणी में जिनकी जो क्रियाशीलताएं होती है जो ज्यादा होती है, ठीक, तो अधिक क्रियाशीलता होने के कारण क्या है कि उन जो तत्व होंगे या जो परमाणु होंगे ना, उन परमाणुओं को हम ऊपर रखेंगे अधिक क्रियाशील। और ये भी है कि अगर अभी यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, इस रूप में व्यवस्थित किया जाएगा कि जैसे कॉपर ले लिया गया, Cu प्लस ZnSO4 गिव्स आउट, यहां पर अगर हम ऐसे लिख देंगे क्या, CuSO4 लिखेंगे और प्लस Zn लिख देंगे, तो ये रिएक्शन जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर है, ये कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। यानी सक्रियता श्रेणी में क्या है कि इस जिंक के स्थान से क्या नीचे है, जबकि जिंक यहाँ पर क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील यहाँ पर है ना, जिसके अंदर अधिक क्रियाशील, जिसके अंदर क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो अधिक क्रियाशीलता होने के कारण से वो क्या है कि कम वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन कम वाला जो कम क्रियाशीलता जिसके अंदर पाई जा रही है ना, वो अधिक वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। समझ पाए ना। तो इसका मतलब सीधे ये हुआ कि इस सक्रियता श्रेणी से हमें ये ध्यान होगा ना कि धातुओं को उनकी सक्रियताओं के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया है, क्रमबद्ध किया गया। तो उनमें क्या था, जो श्रेणी बनी इस क्रियाशीलता के आधार पर, उसे ही कहा जाएगा क्या, सक्रियता श्रेणी। और जो ये सक्रियता श्रेणी होगी, जो अधिक क्रियाशील होंगे ना, वे क्या होंगे कि अपने से जो कम क्रियाशील तत्व होंगे ना या परमाणु होंगे, उन यौगिकों में से उन परमाणुओं को अधिक क्रियाशील वाले कम वाले को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। यानी यहाँ इसका जो सही रिएक्शन सीधे अगर हम देखें ना, तो ये कह सकते कि मतलब Cu प्लस ZnSO4 गिव्स आउट नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा है जबकि जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कम। गलत है। इसके आधार पर जो यहाँ बना है, इस रिएक्शन के आधार पर यह हुआ कि कॉपर अधिक क्रियाशील माना गया और जिंक क्या है, कम क्रियाशील माना गया। लेकिन जब अपनी श्रेणी पर आएंगे विद्युत मतलब इस सक्रियता की श्रेणी पर, तो सक्रियता की श्रेणी में क्या देखेंगे कि ये कॉपर जो है,
कम क्रियाशील है, जबकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि Cu प्लस ZnSO4 गिव्स आउट नो रिएक्शन, यानी कोई अपक्रिया नहीं होगी। या अगर इस रूप में जो रिएक्शन कहीं बना मिले ना कि Cu प्लस ZnSO4 गिव्स आउट क्या, CuSO4 प्लस Zn, तो ये हम कह देंगे कि ये जो रिएक्शन बना है सक्रियता श्रेणी के आधार पर क्या है, गलत होगा। समझ पाए? ये पेपर में पूछा भी जाता है, ऐसे पूछेगा कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सीधे हमको ये लिख देना है ना कि धातुओं को सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, और यहाँ पर लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, आरिक यानी गोल्ड, प्लेटिनम आदि। ये क्या है, एक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में जो भाग लिए तत्व, उन तत्वों के नाम है। यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिखा दिया ना कि जो जिंक होता है वो जिंक क्या है कि कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो वैद्युत रासायनिक या कह लीजिए जो सक्रियता श्रेणी यहाँ पर है ना, उस सक्रियता श्रेणी में क्या है कि जो जिंक है, इस जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है, ज्यादा है। तो जब जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होगी, है ना, तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट बनाता है, उसमें से कॉपर को क्या करेगा, मुक्त करेगा। यहाँ देखेंगे जो कॉपर है जिंक सल्फेट के साथ जब क्रिया होती है तो ये कॉपर क्या है कि जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, इसलिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन जाएगा, उसमें से जो जिंक होगा Zn यानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ पाए? तो ये था क्या, सक्रियता श्रेणी। देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो सक्रियता श्रेणी है ना, उसमें एक हमने श्रेणी ये बनाया हुआ है। इनमें जो श्रेणी बनाई गई ना, इनमें है क्या कि धातुओं के नाम दिए गए कि इस धातु के नाम क्या है, यहाँ प्रतीक है और ये उसकी क्रियाशीलता का क्या है, क्रम है। ठीक, इसमें से देखेंगे क्या है कि जो पोटेशियम है इसका प्रतीक होता है के, इसका प्रतीक पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। ठीक, सोडियम का क्या, Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg, यहाँ एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Co है, पारा का Hg है, चांदी का Ag है, सोना का Au है, प्लेटिनम का क्या, Pt है। इनमें से क्या है कि यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, पोटेशियम से लेकर जो मैग्नीशियम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं धातु। ये धातुएं क्या होती हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होती है, इनको श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील क्या, धातु। इन अधिक क्रियाशीलों में पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, फिर उससे कम सोडियम है, फिर उससे कम कैल्शियम है, फिर उससे कम क्या है, मैग्नीशियम है। इसके बाद फिर दिया गया यहाँ पर क्या, एल्यूमिनियम है और क्या है, जिंक है, फेरस है और हाइड्रोजन है। तो जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस, हाइड्रोजन, इनको कम क्रियाशील धातुओं में रखा गया, यानी सबसे अधिक से क्या, कम। इनमें क्या है कि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, फिर जिंक उससे कम है, फिर फेरस, फिर क्या है, हाइड्रोजन है। इसके बाद सबसे निचले क्रम में दिया गया सबसे कम क्रियाशील धातु। इन सबसे कम क्रियाशील धातुओं में क्या होता है कि जो कॉपर है ना, उस कॉपर की क्या नाम है, क्रियाशीलता जो होती है मरकरी से ज्यादा है, फिर मरकरी के सिल्वर से, ठीक, अब फिर सिल्वर की आरिक से और प्लेटिनम की क्या, आरिक से। इनमें की एक चीज और है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है सक्रियता श्रेणी, जबकि जब हम ऊपर से कहा नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी सक्रियता श्रेणी क्या होती है, क्रियाशीलता घटती है। यानी नीचे से ऊपर जैसे से बढ़ते जाएंगे कि प्लेटिनम, प्लेटिनम से आरिक, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, आरिक से फिर सिल्वर की होगी, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, फेरस, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे इनकी क्रियाशीलता ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। जबकि ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। यहाँ क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु थी ना, उनमें क्या था कि को श्रेणी में सबसे ऊपर हम रखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो कम क्रियाशील होती है उनको कहाँ रखा गया, बीच में रखा गया। फिर जो सबसे कम क्रियाशील धातु थी उनको कहाँ रखा गया, नीचे रखा गया। अब इस श्रेणी को जब हम नोट कर लेंगे ना तो इस श्रेणी से हमें फायदा ये होगा कि जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, आएगा ऐसे मान लीजिए कि
क्रियाशीलता के आधार पर उनको व्यक्त करना होगा तो बड़े आसानी से व्यक्त कर लेंगे। यह अवक्रिया होगी, उस अवक्रिया में अगर अधिक क्रियाशील वाले तत्व होंगे ना या परमाणु होंगे तो वो कम क्रियाशील वाले को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, है ना। और फिर दूसरी चीज क्या है कि जो मध्यम के हैं, यहां देखेंगे मध्यम वाले में क्या है, ये कम क्रियाशील। अब इसमें से अगर मान लीजिए कहीं आया कि पोटेशियम की क्रिया यहाँ पर फेरस सल्फेट के साथ करा दिया गया तो ये सब पोटेशियम फेरस को तो विस्थापित कर लेगा, लेकिन अगर फेरस सल्फेट की क्रिया क्या मान लीजिए जिंक के साथ करवा दिया गया तो भी हो जाएंगे। जिंक सल्फेट की क्रिया अगर हम फेरस के साथ करवाएंगे तो ये क्रियाशीलता के आधार पर जो अधिक क्रियाशील होगा वही कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील वाले जो होंगे ना अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। समझ पाए ना। तो अब करना क्या है, कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, इस सारणी को बना लेना जो हमने सक्रियता श्रेणी का बनाया, इसी को तैयार कर लेना। इसी से हमारी सारी चीजें जो होंगी क्या होंगी, तैयार हो जाएंगी, है ना। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं हम, इसे उसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया तो उसी श्रेणी को हम कहेंगे क्या, सक्रियता श्रेणी कहेंगे। समझ पाए ना। तो कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के बेस से 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस मतलब जो सक्रियता श्रेणी है बना के सुंदर से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, फिर अगली वीडियो में हम ठीक अपनी की सक्रियता श्रेणी के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए क्या है कि हाँ, एक इस चैनल को क्या अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और लाइक कीजिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।